स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ भूमिका। जहां सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा से प्रोत्साहित होकर उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। शुक्रवार को हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की तरफ से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया गया। 4 दिनों तक चली इस यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। समापन कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, हरीश रावत, कांग्रेस के विधायक और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां हरिद्वार में संपन्न हुई भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत काफी गदगद नजर आए। इस दौरान हरीश रावत ने मोटरसाइकिल पर बैठकर जनता का आभार व्यक्त किया। बता दें कि हरीश रावत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के शब्द ने ही लोगों के मन में हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी की तरफ से शुरू की गई इस यात्रा का महत्व लोग अब समझ रहे हैं और 2 कदम इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य भी है। तो वहीं हरिद्वार में इस यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को हमारा विरोध ना करे तो हमारी यात्रा का मकसद ही पूरा नहीं होता। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर हमारी इस यात्रा का विरोध नहीं करेगी तो इस यात्रा का मकसद पूरा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी में बेचैनी होने ही चाहिए और यह यात्रा के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि इस यात्रा से बीजेपी में हलचल पैदा हो गई है। लोग भारत जोड़ो का जो हमारा संकल्प है कांग्रेस का, जो राहुल गांधी की 3 महीने की तपस्या का फल है, उससे उसको अपना आशीर्वाद देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। और आज जिस प्रकार से इन 4 दिनों के अंदर हमारी यात्रा को लगातार उदलहेड़ी से लेकर के धनपुरा तक समर्थन मिला है, लोग उमड़ घुमड़ करके आए हैं। आप ऐसे तैयारी में लग गए हैं? आप यदि ही अपने आप में बहुत बड़ा है और मैं तो पार्टी का सेवक हूँ। इतने साल पार्टी ने मुझमें इन्वेस्टमेंट किया है। मैं पार्टी से नहीं कह सकता कि आप मुझे उम्मीदवार बनाइए या क्या बनाइए। जिसको पार्टी कहेगी वो आज्ञा का पालन करेगा। कुछ बातें वक्त के ऊपर छोड़नी पड़ती। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा की। करण माहरा हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में हैं लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को बीजेपी ज्वाइन कराते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यक्रम में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कुछ लोगों को अपना एजेंट बनाकर भेजा हुआ है। बीजेपी के कई ऐसे लोग कांग्रेस में घुस आए हैं, इन्हें पहचानने और इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बगैर ही किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में दिखते हैं लेकिन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को बीजेपी ज्वाइन करा रखी है। करण माहरा इस दौरान यही नहीं थमे। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के कई एजेंट छोड़ रखे हैं जो कि अब कांग्रेस को ही ढूंढने हैं और उनसे सतर्क रहना है। स्लीपिंग सेल कहने के पीछे तात्पर्य है क्योंकि आपने देखा हो कई बाइट्स ऐसी आ रही जो कांग्रेस भवन के नज़दीक से दी गई हैं जिसमें उस कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ा जा रहा है जो कह रहा है कि जो 40 आदमी 50 आदमी लेके अपने गाँव में आंदोलन कर रहा है या कांग्रेस के आइडियोलॉजी के लिए लोगों को लेके सड़कों पे है। नेताजी ये कहते हुए दिखाई दे रहे कि 40 लोग 30 लोग लेके मजाक हो रही है। गांधी जी 37 लोगों को लेके शुरू किए थे दांडी यात्रा को। ऐसे लोग 100% वो हैं जो स्वयं तो कांग्रेस में सदस्य थे लेकिन जो उनकी निष्ठा है, उनकी जो गर्लफ्रेंड है निष्ठा नाम की, वो बीजेपी में मिली हुई है। तो उनको आइसोलेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ता उनकी बातें कम सुने, कोशिश करेंगे कि उनको पद ना मिले और वो अपने को आइसोलेटेड फील करे और जहाँ उनकी निष्ठा नाम की गर्लफ्रेंड है वो वहाँ को जाएं। तो क्या पार्टी से बाहर निकाला जाएगा? कुछ नहीं करने वाला, कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कांग्रेस उनको, मैंने बोला ना, उनको हम आइसोलेट। तो हरिद्वार में कुंभ को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान अतिक्रमण को लेकर भी अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई है। बता दें कि
हरिद्वार में कुंभ और अर्धकुंभ के साथ कई बड़े गंगा स्नान मेलों का आयोजन होता है, जहां लाखों की संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में सबसे बड़ी समस्या अवैध अतिक्रमण से लगने वाला जाम होता है। इसी को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर सख्त नजर आ रहा है। हरिद्वार जिला प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया गया है, जिसके दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की तरफ से उत्तरी हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। उनको निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द ही वह अपना अवैध अतिक्रमण को हटाएं, नहीं तो जेसीबी के माध्यम से बलपूर्वक इस अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। हम लोगों ने पहले यहाँ पर नापजोक की। नापजोक करने के बाद जब एक पिक्चर सामने आ गई, तो जो भी लोग यहाँ स्टेक होल्डर्स थे, जिन्होंने थोड़ा सा अतिक्रमण जिनका हो गया था, उनको सबको बड़े ही आदर पूर्वक ये अवगत करा दिया गया कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है या निर्माण है वो अतिक्रमण की परिधि में है। तो दो विकल्प हैं, या तो आप उसको स्वेच्छा से हटा लें, नहीं तो उसको भी जेसीबी के माध्यम से बलपूर्वक हटाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी को भी मैंने निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटते ही सड़क की चौड़ाई के लिए तुरंत कार्य करें, पोल की शिफ्टिंग भी तुरंत की जाएगी। आज दूसरा एक दक्ष मंदिर की तरफ जो रास्ता जाता है वो भी काफी सकरा है, वहां पर भी नापजोक का काम चल रहा है। अपर रोड पर जो अतिक्रमण है वो मंडे को हर हालत में हटाया जाएगा। देखिए, ये सब हरिद्वार जिस प्रकार का हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक शहर है, लाखों लोग देश विदेशों से आते हैं। मेले में हमेशा यहाँ पर भीड़ होती है। हर पूर्णिमा को, अमावस्या को काफी दिक्कतों का सामना पर्यटकों को भी करना पड़ता है, स्थानीय निवासियों को करना पड़ता है। और सिंचाई विभाग की जितनी भी लैंड है, वो मेरी जानकारी में लाया गया है कि हाईकोर्ट में मामला गया था। 90 ईयर की लीज थी, वो लीज पूरी हो गई है। उसके बाद इनकी लीज आगे बढ़ाई नहीं गई। हाईकोर्ट से मुकदमे हार चुके हैं। तो मैंने इनसे एक्सीएन से यही कहा है कि आप इसको आइडेंटिफाई करिए। जिन लोगों ने आश्रम हो, अखाड़े हो या प्राइवेट लोगों ने, उनको बहुत ही आदरपूर्वक बता दीजिए कि यह लैंड अब सरकार की है और इस पर स्वेच्छा। तो बुलेटिन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं, जहां आईआईटी रुड़की के 175वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि आईआईटी रुड़की में 175वें स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत सरकार में डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के 175वें स्थापना दिवस समारोह को शुक्रवार को मनाया गया, जहां आईआईटी रुड़की की तरफ से 175 वर्ष का इतिहास रचने पर संस्थान को बधाई देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आईआईटी रुड़की की अनुसंधान में सबसे आगे है। देश और क्षेत्र के विकास में इसका योगदान हमेशा का रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आईआईटी रुड़की सदैव राष्ट्रीय सेवा में समर्पित रहेगा और भारत के लिए विश्व गुरु की योग्यता और पहचान सुनिश्चित करेगा। स्थापना दिवस मना रहा है, किस तरीके की माहौल है, क्या है? जैसा कि ये पिछले 1 साल से प्रोग्राम चल रहे हैं और इसमें हम लोगों ने बहुत सी कॉन्फ्रेंस कराई, जो कि विदेशों से बहुत सारे प्रतिभागी आए। उन्होंने यहाँ कॉन्फ्रेंस में अपने अपने पेपर प्रेजेंट किए। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ की, जैसे आप देख रहे हैं 129 स्टार्टअप एक्टिविटीज़ डेवलप हुई हैं और वो आज 47 एक्टिविटीज़ जो स्टार्टअप की हैं वो यहाँ डेवलप जो डिस्प्ले हो रही हैं, जिसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे छात्र और या जो प्राध्यापक हैं किस तरह से काम कर रहे हैं। जो पर्पज होता है किसी भी आईआईटी का कि आप देश के लिए काम करें। तो हमारे जो 175 साल में हमने जो, अगर आईआईटी की बात करें तो हमारे यहाँ टिंकरिंग लैब जो डेवलप की, हम लोगों ने अपने को जो रुड़की और आसपास के उत्तराखंड के गांवों से जोड़ा, सोसाइटल कनेक्ट हम लोगों ने उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस दी कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर आएँ, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनकी प्रॉब्लम को लेकर आएँ और प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करें, जिससे उनका प्रोडक्ट बढ़ेगा, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी। तो हमारा जो पर्पज है, ज़्यादातर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी, हमारा पर्पज ये है कि जो वो काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, उनकी टेक्नोलॉजी को समझ के उसमें किस तरह से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा सकें कि प्रोडक्ट भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाए, तो उससे उनका रोजगार और ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हम आईआईटी रुड़की के 175वें स्थापना दिवस पर
और पुराने विद्यार्थी एलुमनी के समारोह में आना हुआ। उत्तराखंड की धरती जो आध्यात्मिक धर्म संस्कृति, गंगा माँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, आयुर्वेद, योग, विज्ञान की धरती है, उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर भी इस उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। IIT रुड़की ने यहाँ पर नए नवाचार किए हैं, प्रौद्योगिकी में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, विज्ञान के अंदर, नई टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके कारण भारत के आधारभूत ढांचे और भारत के नवनिर्माण के साथ विज्ञान के सेक्टर के अंदर इस संस्था का बहुत। तो विधानसभा में बर्खास्त कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले को सही करार दिया है। बता दें कि विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती मामले में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की गई कार्रवाई के खिलाफ कर्मचारियों की दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही करार दिया गया है, जिसमें बैकडोर भर्ती कर्मचारियों की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। तो वहीं कर्मचारी अब सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का साफ कहना है कि विधानसभा अपना निर्णय वापस नहीं लेगी। अगर कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वह वहां भी मजबूती के साथ अपनी पैरवी करेंगी। कोर्ट के फैसले के बाद अब धामी सरकार के वित्तीय और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की तरफ से विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए बैकडोर में भर्ती कर अपने और अपनी पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार को एक प्रार्थना पत्र के आधार पर नौकरियां देने का काम किया गया। लेकिन कार्रवाई सिर्फ नौकरी पाने वालों पर हाई, जबकि नियुक्त अभी भी सरकार में मंत्री बने हुए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रेमचंद्र अग्रवाल को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा नहीं देना चाहिए, या नैतिकता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपने मंत्री पर कार्रवाई करते हुए उसे मंत्री पद से नहीं हटा देना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमारी पार्टी में नैतिकता के मूल्यों को मानने वाली पार्टी है। अगर किसी कार्यप्रणाली को प्रभावित करने में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कब करेगा? देखिए, अगर इस तरीके का कोई मैटर है कि अभी भी कुछ लोग या रिश्तेदार या किसी के भी सगे जो हैं वहां पे अवैध रूप से अगर नियुक्ति पाकर वहां पे बने हुए हैं तो निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है, उसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। और कहीं पे भी किसी भी विभाग में अगर इस तरीके से अवैध नियुक्तियां हैं तो तत्काल उन पर जो है कार्रवाई कर सरकार। बात अब चमोली की कर लेते हैं, जहां पोखरी नगर पंचायत में पार्षदों ने अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि पोखरी नगर पंचायत में पार्षदों ने अध्यक्ष पंत और अधिशासी अधिकारी संजय रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षद हनुमत कंडारी, सत्येंद्र कंडारी और सोहन लाल ने कहा कि बिना टेंडर के मिनी स्टेडियम के पास पार्क का निर्माण कार्य करवाया गया, जबकि कार्य की ई निविदा 2 दिसंबर को निकाली जानी थी। ऐसे में नगर में जमकर कमीशन खोरी चल रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले भी कई बार ऐसे कार्य किए गए जो कि पहले हुए हैं, जबकि निविदाएं बाद में मांगी गई हैं, जिसकी जांच की हमने प्रशासन से मांग की है और इसका जमकर विरोध भी किया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार और सत्ता के दबाव जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारी आवाज़ सीधे मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुँचनी चाहिए। हमारे यहाँ पे ये नगर क्षेत्र में आज से पहले भी यही काम होते आए हैं। माननीय अध्यक्ष और ईओ की मनमर्जी के मुताबिक ये अपने हिसाब से वो ठेकेदारों को काम दिया जाता है और टेंडर बाद में लगते हैं, वो काम पहले ही पूरे हो जाते हैं। इससे पहले भी एक बाज़ार में जो नाली निर्माण का कार्य हुआ था उस पर हुआ था, हमने एसडीएम साहब को इसमें ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और आज भी वही टेंडर है, पहली तारीख को
टेंडर बिकने हैं, 2 में ओपन होने हैं, उससे पहले ही ये काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे हमने जब ऑफिस में जाके माननीय ईओ साहब से ये बात रखी तो वो अपना वो बोलते हैं प्रत्याशा में है, लेकिन वे हम सीधे सीधे ये कहना चाहेंगे यहाँ पे ईओ और अध्यक्ष की मिलीभगत है। यहाँ पे ये अपना मोटा कमीशन ठेकेदारों से लेकर के अपनी मर्जी से ठेकेदार को बांट दिया जाता है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात तो गदरपुर की कर लेते हैं, जहां गड्ढा भरते वक्त के दौरान 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद विवाद खड़ा हो गया। बता दें कि गदरपुर के मुख्य मार्ग पर गड्ढे भरने के दौरान मामूली कहासुनी के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे समुदाय के लोगों ने बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि और बीजेपी नेता पर लाठी डंडों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में थाने के बाहर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान एसएसपी के आश्वासन के बाद बीजेपी कार्यकर्ता धरने से उठे। दरअसल मामला बीजेपी नेता सचिन बत्रा मुख्य बाजार में सड़क पर हुए गड्ढे को भरवा रहे थे, इस दौरान हुआ। इसी दौरान पत्थर निवासी दूसरे समुदाय के 2 युवक तेज गति से बाइक लेकर निकले और बाइक सचिन बत्रा के लगने से बची। इस दौरान उनमें कहासुनी हो गई। इस दौरान गाड़ी देखकर चलने वाले की नसीहत दी गई। इस पर बाइक सवार युवकों के ने सचिन से बहस हो गई, जहां बीजेपी नेता और पूर्व व्यापार मंडल महामंत्री मनीष कुटेला भी मौके पर पहुंच गए और बीच बचाव करने लगे। इसमें बी विधायक का प्रतिनिधि राजेश गुबर लड़ाई झगड़े में शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवकों ने उन पर वार किया और उन्हें पर घायल कर दिया। घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर थाने के मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गए, जहां सड़क पर दोनों तरफ जाम लग गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गदरपुर के बाजार को भी बंद कर दिया, जिसकी सूचना पर रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसएसपी की मंजुनाथ टीसू के आश्वासन के बाद धरना को खत्म किया गया। उसके साथ के कई सारे लोग हमारे जिले के उपाध्यक्ष और समाज सेवी भी हैं, राजेश कुमार गुंबर जी, मिन्नी जी, वो सड़क का काम करा रहे थे पीडब्ल्यूडी का, क्योंकि वहां पर जाम लग गया था, वहां पर एक्सीडेंट हो रहे थे। उस काम के बीच में पहले ये अशफाक और इसके साथी गुंडे, अशफाक सरताज और उनके साथ के गुंडे, वो आके पहले व्यवधान डालते हैं, काम करने से रोकते हैं। जब वहाँ कहासुनी होती है, कहासुनी के बाद धमकी देकर वो जाते हैं और फिर वहां से पूरा गैंग बनाकर हथियारों के साथ वहां पर आते हैं। आने के बाद वो उन पर हमला करते हैं, हमला जानलेवा हमला करते हैं। इस तरीके का हमला करते हैं जिससे बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचती है। और अपराधी किसी का नहीं होता, अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। और जिन कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ है वो हमारे बहुत निकटतम लोग हैं, और अपराधी भी कोई हमारे निकट का भी क्यों ना हो, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, किसी जाति किसी धर्म का भी हो। हमारी सरकार अपराधियों को संरक्षण देने के लिए नहीं है, अराजकता फैलाने के लिए नहीं है। हमें पुलिस पर भरोसा है। हमारे कप्तान ने इसको बहुत गंभीरता से विषय को लिया है और जो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, मैं अपनी तरफ से यहाँ क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मैं पुलिस कप्तान का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पुलिस को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नहीं, किसी पे भी ऐसा हमला किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिसके लिए पुलिस बैठी है और जो अपराधी हैं उनको अपराधियों जैसा ही उनका स्वरूप उनके साथ सलूक किया जाएगा, किसी कीमत को उनको बख्शा नहीं जाएगा। कार्यकर्ता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, तो पुलिस प्रशासन को क्या कुछ आदेश किया गया है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? शाम को 5:30 और 6 बजे के बीच में गदरपुर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री मिन्नी जी हैं, उनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ मतलब क्या बोलते हैं धराधर वेपन्स के साथ मारपीट का सूचना आई। तो ये बड़ा बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट और संवेदनशील विषय है। तत्काल हमारा थाना का पुलिस ने वहाँ पे चले गए और 2 लोगों को तत्काल अरेस्टिंग कर दिया गया है। उसके बाद एक और आदमी को अरेस्टिंग कर दिया गया है। कुल मिला के 3 लोगों को अरेस्टिंग कर दिया है।
मामले की इम्पोर्टेंस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही सीरियसनेस से काम हमने लिया है। बहुत ही संगीन धाराओं में 307, 353, 332 और भी अन्य मतलब हार्श धाराओं में, बहुत ही स्ट्रिक्ट धाराओं में हम इनको FIR तत्काल पंजीकृत किया जा रहा है। इसके बाद जो है ऑलरेडी दबिश जारी है। हमने CO को निर्देश दिया गया है, SP को निर्देश दिया गया मैंने अभी कि मात्र इतने में कार्रवाई नहीं रुकेगी, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर की कार्रवाई से पहले उनके क्रिमिनल हिस्ट्री भापी जाएगी और उसके बाद गलत तरीके से जिसने भी ये संपत्ति अगर उन्होंने बनाया है तो आर्थिक दिशा में भी हम इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद गैंगस्टर की कार्रवाई करके जो भी उसके पश्चात की कार्रवाइयाँ हैं संपत्ति संबंधित, वो सब कार्रवाइयों को भी अमल में लाएंगे। जबकि सबसे पहले अभी जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तार और पकड़ और कानून के मतलब सलाखों के पीछे भेजने वाली बातें हम उस पर करेंगे। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।